चेतौर दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत चित्तौड़गढ़ में महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पर स्थित खड़ेश्वर महादेव एवं मातृकुंडिया में स्थित एक मंदिर में सोमवार प्रातः 9 बजे विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसी तरह के कार्यक्रम देश भर में विभिन्न मंदिरों में आयोजित किए जाएंगे एवं सोमनाथ जो कि गुजरात में है वहां पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और आज की सबसे बड़ी खबर, हालांकि अधिकांश दर्शकों तक यह खबर तो पहुंच चुकी है कि चित्तौड़गढ़ में 6 महीने पहले दिन दहाड़े जिस तरह एक बहुचर्चित हत्याकांड हुआ था, एक व्यवसायी को मौत के घाट उतार दिया था और इस पूरे मामले में रमता राम की भूमिका सामने आई, जो कि पुलिस गिरफ्तार करती उससे पहले फरार हो गए। पुलिस ने मुख्य शूटर समेत 2 जनों को गिरफ्तार कर लिया, जो अभी भी न्यायिक अभिरक्षा में है। रमता राम की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह कई राज्यों में छापेमारी की जा रही थी। इनाम की राशि भी बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई और रविवार को यह खबर आती है कि रमता राम की गिरफ्तारी चित्तौड़गढ़ के संगम मार्ग पर कर दी गई। और यह जानकारी आती है कि पुलिस को यह जानकारी मिली कि रमता राम चित्तौड़गढ़ के आसपास घूम रहा है और उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यह कहानी किसी के गले नहीं उतर रही कि जिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही हो, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित हो, कई स्थान पर छापामारी की जा रही हो, वह इस तरह खुले आम घूम रहा हो और पुलिस वहां पहुंच जाती है और उसे गिरफ्तार कर कोतवाली लेकर आ जाती है। निश्चित रूप से इस पूरे मामले में यह कहा जा सकता है कि ये जो सारी भूमिका है यह पहले से ही तय हो चुकी थी, मैनेज हो चुकी थी कि किस तरह रमता राम को स्वयं को गिरफ्तार अपना करवानी है, यानी कि सरेंडर होना है। और यह सब कुछ बाद में प्लानिंग तय किया गया कि रमता राम को गिरफ्तार कर लिया। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में जो पुलिस दावा कर रही है कि इस 6 महीने के दौरान जिन जिन लोगों ने संरक्षण दिया रमता राम को और इस पूरे मामले में अन्य जो लोग शामिल हैं जिसको लेकर शहर में चर्चाएं हैं, क्या उन तक पुलिस पहुंच पाती है या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है। बताते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर आखिरकार क्या क्या हुआ था। 11 नवंबर 2025 का दिन चित्तौड़गढ़ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन तभी सवेरे करीब 11:30 बजे आई एक खबर ने पूरे शहर में दहशत फैला दी और आग की तरह यह खबर फैल गई कि चित्तौड़गढ़ के यवस्तंभ मार्ग में से एक महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पर मोक्ष धाम के समीप स्कूटी पर सवार एक व्यवसायी रमेश ईनानी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शूटर एक मोटरसाइकिल पर सवार था और यह वही स्थान जहां की रमेश ईनानी की हत्या की गई थी। वह किसी काम से जब राणा सांगा बाजार जा रहे थे और इसी स्कूटर पर सवार थे और इसी स्कूटर पर यह फाइलों का वह थैला था जिसको लेकर वह गत कई वर्षों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। और इसी कानूनी लड़ाई के कारण उनकी करोड़ों रुपए की जो बेशकीमती भूमि चित्तौड़गढ़ में राम द्वारा के पीछे है, उसी भूमि को लेकर उनकी हत्या कर दी जाती है। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 ताबड़तोड़ गोलियां उन पर चलाई जाती है और एक गोली उनके पीठ के आर पार निकल जाती है। और यह वह जमीन जिसकी आज की यदि बात करें तो करोड़ रुपए की यह बेशकीमती भूमि है जो कि राम द्वारा के पीछे स्थित है। और यह एक पैतृक भूमि है, ईनानी के परिवार से जुड़ी है, जिसको लेकर कानूनी लड़ाई चल रही थी। और यह कानूनी लड़ाई रमेश ईनानी के साथ ही राम द्वारा के रमता राम लड़ रहे थे और कई पेशियां हो चुकी थी। रमता राम का दावा था कि यह जमीन 3 भाइयों के नाम पर थी, 2 से उन्होंने खरीदी, 1 ने नहीं बेची और उसको लेकर कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही थी। जबकि रमेश ईनानी और उनके परिवारजनों का यह दावा था
कि यह ज़मीन उनके हक में होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही रमता राम द्वारा उत्तर प्रदेश से एक शूटर को बुलाकर रमेश ईनानी की हत्या कर दी जाती है, क्योंकि रमता राम को यह लगने लगा था कि यदि यह कानूनी लड़ाई जारी रहती है तो शायद इस बेशकीमती करोड़ों रुपए की जमीन से उन्हें हाथ धोना पड़ सकता है। हालांकि जब यह हत्याकांड हुआ, दिन दाड़े रमेश ईनानी की हत्या की गई, तो उस दिन ही पहले दिन ही रमेश ईनानी के पुत्र एवं परिवारजनों ने रमता राम पर इस हत्याकांड में शामिल होने को लेकर आशंका व्यक्त कर दी थी। लेकिन घटना के दिन से लेकर 3-4 दिन तक पुलिस राम द्वारा के बाहर इस कारण तैनात की गई ताकि यहाँ पर कोई लोग प्रवेश नहीं कर सके और रमता राम के साथ किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो सके। एवं जब घटना हुई उस दिन और उसके कुछ दिनों बाद रमता राम द्वारा में ही मौजूद थे, लेकिन बाद में जब पूछताछ धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और रमता राम को लगा कि अब जो पुलिस का जो गिरफ्त का घेरा है वह उनके गले तक पहुंच सकता है, तो आखिरकार वह यहाँ से ऐसे फरार हो गए कि 6 महीने तक उनके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल सकी। कोतवाली पुलिस जगह जगह उन्हें तलाश करती रही, कई स्थानों पर छापामारी भी की गई और घटना के दिन रमता राम से हमने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बातचीत की। बताते हैं आखिरकार उन्होंने क्या कहा था 11 नवंबर 2025 को। कहा श्री चित्तौड़गढ़ में एक अभी फायरिंग की घटना हुई है दिन दाड़े, और उस घटना के साथ ही इसको पूरे मामले को लेकर भूमि विवाद से जोड़ा जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है? मुझे भी अभी जानकारी मिली है, परंतु इसको जिस विवाद को जोड़ा जा रहा है ये गलत है और न्यायपालिका में जो न्यायपालिका में केस चल रहे हैं वो न्यायपालिका का जो निर्णय आएगा वो सर्वोपरि है। बाकी जो भी घटना हुई है दुखद घटना है, हम इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। रमेश ईनानी की हत्या जिस शूटर द्वारा की गई वह कोई साधारण शूटर नहीं था, बल्कि वह था पेशेवर शूटर मनीष दुबे, जो कि उत्तर प्रदेश का मुख्य रूप से निवासी था और लगभग 2-3 महीने से चित्तौड़गढ़ के समीप गोपाल नगर में एक किराए के कमरे में निवास कर रहा था। एवं घटना के दिन वह हेलमेट पहनकर आया था, लेकिन जब वह रमेश ईनानी का इंतजार कर रहा था, मौके की तलाश कर रहा था, तो इसी दौरान उसने अपना हेलमेट कुछ देर के लिए उतार लिया और एक मदिरा की दुकान के अंदर वह मदिरा लेने के लिए चला गया और यही उसका चेहरा पुलिस के लिए काफ़ी मददगार बना और इसी चेहरे के आधार पर घटना के दिन ही यानी कि 11 नवंबर 2025 को मनीष दुबे की गिरफ्तारी चित्तौड़ दुर्ग के पीछे सूरजपोल मार्ग की ओर हो जाती है। एम रमेश ईनानी की हत्या के लिए शूटर जिस मोटरसाइकिल पर आया था वह मोटरसाइकिल भी उत्तर प्रदेश नंबर की थी और मदिरा पीने के बाद हेलमेट पुनः उसके द्वारा पहन लिया जाता है, लेकिन कुछ देर के लिए हेलमेट उतारना ही पुलिस के लिए काफ़ी अधिक सहायक साबित हुआ और उसके बाद जब ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती है और वह यहाँ से फरार हो जाता है। पुलिस की जो कहानी है जानकारी उसके अनुसार वह पहले विजयपुर घाटे की ओर भाग जाता है और बाद में शाम होते होते सूरजपोल मार्ग की ओर जब आता है पुलिस को जानकारी मिलती है, क्योंकि वह सोशल मीडिया पर उसका फोटो वायरल हो गया था और यह वह घटना स्थल का दिन रमेश ईनानी इस तरह स्कूटी पर सवार थे, अचानक नीचे गिर जाते हैं। लोग उन्हें पहचान लेते हैं क्योंकि वह चित्तौड़गढ़ के एक प्रमुख व्यवसायी में से एक थे और भाजपा के पदाधिकारी के रूप में भी रहे और तत्काल उन्हें गंभीर घायल स्थिति में चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया चिकित्सालय ले जाया जाता है। आग की तरह यह खबर चित्तौड़गढ़ में फैलते ही माहेश्वरी समाज के कई लोगों के साथ ही भाजपा के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता चिकित्सालय पहुंचते हैं, लेकिन चिकित्सालय पहुंचते ही चिकित्सकों द्वारा यह बता दिया जाता है कि हालत गंभीर ही नहीं बल्कि अति गंभीर है। ऐसी स्थिति में कुछ ही देर बाद उन्हें चित्तौड़गढ़ से उदयपुर के लिए रेफर कर दिया जाता है और इस दौरान
घायल जल्दी से जल्दी उदयपुर पहुंचे, इसके लिए भी पुलिस द्वारा इंतजाम किए जाते हैं और इस तरह का कॉरिडोर तैयार किया जाता है ताकि बीच में किसी तरह की रुकावट न आए। लेकिन उदयपुर स्थित एक निजी चिकित्सालय में चिकित्सकों द्वारा रमेश ईनानी को बचाने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं, लेकिन गोली उनके पीठ के आर पार चली जाने एवं काफ़ी अधिक खून बहने की वजह से चिकित्सक उन्हें नहीं बचा सके और 11 नवंबर रात्रि को ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना की जानकारी जब चित्तौड़गढ़ में पहुंची तो व्यवसायियों के साथ ही माहेश्वरी समाज के लोगों में आक्रोश और गुस्सा काफ़ी अधिक बढ़ गया। इस घटना की जब जानकारी भाजपा के नेताओं को लगी तो विधायक चंद्रभान सिंह आकिया भी श्री सांवलिया चिकित्सालय पहुंचे, चिकित्सकों से बातचीत की कि यह हालत चित्तौड़गढ़ में हो गई है और एक घायल को उदयपुर के लिए रेफर किया गया है। चिकित्सकों की टीम उदयपुर में पहले से ही तैनात हो जाती है, तैयार हो जाती है सभी तरह के उपकरणों के साथ, लेकिन इसके बावजूद रमेश ईनानी को नहीं बचाया जा सका। रमेश ईनानी की हत्या किए जाने के बाद शूटर मनीष दुबे की जब गिरफ्तारी होती है, हर किसी के मन में यही सवाल कि आखिरकार शूटर की रमेश ईनानी से क्या रंजिश, और शूटर मनीष दुबे जो कि काफ़ी अधिक पेशेवर, वह पुलिस को कई दिनों तक गुमराह करता रहा कि रमेश ईनानी की राणा संघा बाजार में कोरियर की दुकान है जहां की वह काफ़ी समय पहले डाक देने गया था। पैसे अधिक मांगे गए जिसको लेकर तनातनी हो गई और इसी कारण वह रमेश ईनानी को मौत के घाट उतारना चाहता था, लेकिन उसकी यह कहानी किसी के गले नहीं उतरती है और बाद में जब जांच पड़ताल छानबीन आगे बढ़ती है तो इस बात की किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं होती है कि मनीष दुबे द्वारा इस कारण इस हत्याकांड को अंजाम। पुलिस बाद में शूटर मनीष दुबे को अपने साथ उत्तर प्रदेश भी उसके गांव ले जाती है और इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करती है और उत्तर प्रदेश पहुंचने के बाद पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। कई ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे यह जानकारी सामने आई कि पेशेवर शूटर मनीष दुबे को रमता राम ने मैनेज किया था और उसके खाते में पैसे भी डलवाए थे और उसके द्वारा ही इस शूटर को इस कारण बुलाया गया था ताकि रमेश ईनानी को हमेशा के लिए रास्ते से हटाया जा सके। और आखिरकार पेशेवर मनीष दुबे भी बाद में टूट जाता है और यह स्वीकार करता है कि वह इसी काम के लिए उत्तर प्रदेश से यहाँ आया था और लगातार रमेश ईनानी की रेकी की जा रही थी और जब उसे मौका मिला तो उसके द्वारा मौत के घाट रमेश ईनानी को उतार दिया जाता है और शूटर को पुलिस अभिरक्षा से न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाए जाने के बाद एक बार पुनः रिमांड पर लिया जाता है और पुलिस फिर से कड़ी जोड़ने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार चित्तौड़गढ़ में वह 2-3 महीने रहा तो किन किन लोगों के संपर्क में रहा और इस तरह पुलिस के पास कई तरह की जानकारी सामने आती गई। लेकिन पुलिस के लिए महत्वपूर्ण गिरफ्तारी थी रमता राम की, क्योंकि रमता राम से ही यह पता चलता कि आखिरकार भूमि विवाद का जो ये मामला चल रहा था उसमें और कौन कौन शामिल थे और आखिरकार रमता राम को लेकर गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी और भी तेज कर दी जाती है और शूटर धीरे धीरे इस हत्याकांड को लेकर कई तरह के राग उगलता रहा कि किस तरह उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। शूटर से पूछताछ एवं जांच पड़ताल के बाद इस हत्याकांड में शामिल एक और आरोपी बजना राम को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा जमानत अर्जी भी खारिज की जा चुकी है। और आखिरकार इस हत्याकांड के लगभग 6 महीने बाद 10 मई रविवार को यह जानकारी आती है कि पुलिस ने रमता राम को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन चेहरे पर किसी तरह की कोई शिकन नहीं, किसी तरह का कोई पछतावा नहीं। और पुलिस जो जानकारी देती है उसके अनुसार पुलिस को यह जानकारी मिली कि वह चित्तौड़गढ़ के आसपास घूम रहा है और उसे संगम मार्ग से गिरफ्तार कर लिया जाता है।
लेकिन उसकी गिरफ्तारी से पहले ही चित्तौड़गढ़ में यह खबर फैल जाती है कि रमता राम की रविवार को गिरफ्तारी हो जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि उसकी गिरफ्तारी से पहले ही आखिरकार यह खबर कैसे लीक हो गई कि रमता राम की रविवार को गिरफ्तारी होनी है। गिरफ्तारी के बाद रमता राम को जब पुलिस कोतवाली चित्तौड़गढ़ लाया जाता है तो चेहरा मुस्कुराया हुआ। तो यह कई तरह के सवाल खड़े करने के लिए काफ़ी है कि रमता राम की गिरफ्तारी नहीं हुई, बल्कि सरेंडर करने के लिए सारी भूमिका पहले से ही तैयार की जा चुकी थी और उसी के तहत रमता राम द्वारा जब ये देख लिया गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है तो सरेंडर करना ही ठीक होगा। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि रमता राम ने न तो न्यायालय में सरेंडर किया और न ही पुलिस कोतवाली में सरेंडर किया और अब पुलिस इस पूरे मामले की तह तक जाएगी कि किन किन लोगों का संरक्षण इस दौरान रहा। रमता राम की गिरफ्तारी की जानकारी जब मृतक रमेश इनानी के परिवारजनों एवं अन्य जनों को लगी तो वह भी रविवार सायं पुलिस कोतवाली चित्तौड़गढ़ के बाहर एकत्रित हुए। बताते हैं आखिरकार मृतक रमेश इनानी के पुत्र का इस गिरफ्तारी के बारे में क्या कहना था। कब्जा कर लिया था और सिविली चल रहा था मैटर, पर फिर इनके इरादे बढ़ते गए, उन्होंने इस मैटर को क्रिमिनल बना दिया और ये अंजाम दिया जो सबको पता है। अभी आप लोग क्यों आए हैं? हम लोग पहली बात तो ये देखना है कि इनके साथ किस प्रकार का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, किस तरह से इनकी पूछताछ की जाएगी, किस तरह से प्रशासन। खैर मैं इस चीज़ के लिए आभारी हूँ प्रशासन का, CI साहब तुलसीराम जी का और सरिता सिंह जी का भी आभारी हूँ और हमारे MLA साहब और बाकी जितने भी लोग हैं सबका आभारी हूँ और प्रशासन का बहुत अच्छे से आभारी हूँ कि उन्होंने जो मुख्य अपराधी है उसको पकड़ा। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि 3 साल का षड्यंत्र है, फांसी की सज़ा हम तो यही चाहेंगे कि जो जिसने हमारे साथ गलत किया उसको फांसी की सज़ा दी। क्योंकि देखिए ये मामला कोई क्रोध में किया गया क्रोध में किया मामला नहीं, साजिश है। 3 साल से साजिश चल रही थी और इसके अंदर ऐसा तो होगा नहीं कि केवल ये 3 या 4 लोग ही इन्वॉल्व होंगे। हम ये भी चाहते हैं सारे लोग ये चाहते हैं जो इनके साथ में हैं सारे लोगों को पकड़ा जाए, एक को भी नहीं छोड़ा जाए। ठीक है, एक उदाहरण बनाया जाए चित्तौड़ में कि ये सभ्य समाज है, हमारा चित्तौड़ एक सभ्य समाज है। यहाँ पे अगर आपका कोई प्रॉपर्टी मैटर चल रहा है, कोई छोटा प्रॉपर्टी मैटर चल रहा है, उसके लिए लोगों को नहीं मारा जा सकता। आप तो जो भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने पैसा दिया, जिन्होंने पैसा संभाला और जो भी आज भी जो बचाना चाहते हैं जी उन सब लोगों को पकड़ाया जाए और हम आभारी हैं, दिल से आभारी है। बस यही चाहते हैं कि प्रशासन इसके अंदर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। आपको किन किन पे संदेह और सर संगल में मोर नाचा किसने देखा सर? अगर एक बंद कमरे के अंदर जिसने षड्यंत्र करा है वो लोग आज दिन सर देखिए पहले ही दिन हमने नाम ले लिया था कि रमता राम है, वहाँ पे हमने प्रदर्शन भी किया था कि पहले ही दिन बोल दिया था कि इसमें रमता राम ही जो है वो आरोपी है। पर ठीक है, फिर भी वो फरार हो गए और जो भी है, लेकिन हम आभारी हैं कि उन्होंने इनको पकड़ा है और जो बोला उन्होंने आश्वासन दिया। और किन पे संदेह है सर? जो उनके साथ घूमते थे लोग, कौन उन्हीं पे सर जैसे उनका शिष्य है ना। निंदनीय कार्य किया है और उसके बाद में भी आप हंसते हुए यहाँ पुलिस स्टेशन में आ रहे हैं, जो हमारे मुख्य आरोपी है। तो आज के सबसे पहले जी ये तो मांग है उसने अगर उसको बर्खास्त कर दिया गया राम और उसके बाद खाने का लाके दे रहे हैं, राम के परिवार से अगर उनको बर्खास्त कर दिया गया तो इस चोले का मतलब क्या रहा है? ये तो चोले से बहुत बड़ी बात है, इसको कम से कम पेट में लाना चाहिए या इसका चोला चेंज करा जाए। आम आदमी को भी अगर आप धक्का करके खड़ा करते हैं चड्डी बनियान में तो इनको भी उसी तरह खड़ा करा जाए। इनामी आदमी है, जबकि मर्डर केस का है, जिसने मर्डर किया है। आम आदमी अगर चोरी करता है उसके भी कपड़े खुलाए जाते हैं पुलिस की तरफ से, तो इनके भी कपड़े खुलाए जाए। हमारी यही दरखास्त है प्रशासन ने क्या बहुत अच्छी बात कही है। यदि पुलिस कोई इनामी बदमाश को पकड़ती है तो उसका एक जुलूस निकाला जाता है और पुलिस द्वारा उसका जुलूस नहीं निकाला गया है तो हम परिवार यही मांग करता है कि उसका जुलूस भी निकाला जाए और अपराधियों में जो
वो मजबूती आ रही है इससे, तो उससे भी कम होगी। और जो हाँ, और उदाहरण से और हमारे परिवार में जो भय का वातावरण है वो भी खत्म होगा, इसलिए इसका जुलूस भी निकाला जाए, हम प्रशासन से मांग करते हैं। साइबर ठगी के माध्यम से लाखों रुपए एक दो नहीं बल्कि 101 खाते खुलवाकर अपने खातों में डलवा दिए और बाद में कुछ ही देर में यह लाखों रुपए अन्य खातों में ट्रांसफर हो गए। एवं देश में कई स्तर पर इस तरह की साइबर ठगी हुई और इस ठगी में शामिल है चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया क्षेत्र के 2 व्यक्ति, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब इस पूरे साइबर ठगी के बारे में पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार और कौन कौन इसमें साइबर ठग शामिल है। साइबर ठगी की राशि को अपने खाते में प्राप्त करना व राशि को विड्रॉ करने के उपयोग में लेने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को साइबर थाना पुलिस चित्तौड़गढ़ ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। संदिग्ध अकाउंट के विरुद्ध 101 साइबर से संबंधित शिकायतें दर्ज है। जानकारी के अनुसार म्यूल अकाउंट की प्राप्त सूची में संदिग्ध SBI बैंक अकाउंट के एक नंबर को साइबर पुलिस पोर्टल व समन्वयक पुलिस पोर्टल पर चेक कर विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि उक्त अकाउंट के विरुद्ध कुल 101 साइबर से संबंधित शिकायतें दर्ज है। इस पर साइबर थाना पुलिस द्वारा SBI बैंक नोडल अधिकारी से रिकॉर्ड प्राप्त किया गया और जानकारी मिली कि उक्त अकाउंट फर्म सोल फेव ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर दर्ज होकर इसके खाताधारक गोपाल जाट पुत्र श्यामलाल जाट निवासी नया खेड़ा दौलतपुरा पुलिस थाना चंदेरिया, नारायण वैष्णव पुत्र उदयदास वैष्णव निवासी नया खेड़ा दौलतपुरा पुलिस थाना चंदेरिया है। इस पर इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और यह जो लेन देन हुआ गत वर्ष 5 से 12 अगस्त के बीच होना पाया गया। एवं पुलिस अब यह पता लगा रही है कि इस पूरे मामले में और कौन कौन साइबर ठग शामिल है। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।